ओके फाइन. सो नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर. उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग. See, avoid looking at your parents as your enemy. This is a very very important point. Yes, it does happen in this age group. तुमको लगता है हम जो भी बोलेंगे हमारे पेरेंट्स उसका उल्टा ही बोलते हैं. They are not adjusting with us. They are not cooperating with us. Whatever we ask for, there is always a no for it. ऐसा नहीं होता है. Even they have their own problems. Okay, I understand. Sometimes the parents are very rigid. बट ऐसे केस में पेरेंट्स को भी काउंसलिंग का ज़रूरत है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे ऑलवेज वांट गुड थिंग्स फॉर यू. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मे बी द थिंग्स विल गेट रिजॉल्व्ड. हम लोग हमेशा तुम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि वो दुश्मन बन चुके हैं तुम्हारे. ऐसे एटीट्यूड से चलोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. थिंग्स विल गेट वर्स्ट. यू विल स्पॉइल योर फैमिली रिलेशनशिप्स. देन try to understand that your parents are also human beings. They have their own needs and feelings. उनकी भी कुछ मजबूरियाँ है and they have an emotional attachment for you. None of the parents will wish कि उनके बच्चे का बुरा हो. So when they are trying to say something to you, first listen, understand, analyze कि इसके profits या loss क्या है and then you take your decisions. Listen to your parents with an open mind. Okay, try to see उनका point of view. Share your feelings with your parents. Nowadays most of the parents are quite open minded. वो एकदम backward thinking hardly किसी का होता है. So you can always share your feelings, what you feel, what you want. Okay, you can talk to your parents, make them understand, and if they really feel it's right, they are surely going to help you out. Okay, live up to your responsibilities at home. अगर तुम घर पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतारते हो. देखो, जब व्हेन यू वांट योर राइट्स यू ऑल्सो हैव टू फुलफिल योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये हमेशा याद रखना. सो अगर तुम चाहते हो कि ये मेरा हक है, मुझे ये मिलना चाहिए, तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स से झगड़ते हो. तो सेम एटीट्यूड वाई डोंट यू कीप इट फॉर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम. कि तुम बड़े हो रहे हो, ओके, तो तुम्हारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर पे अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने घर की तरफ, वो तुमको पूरी करनी है. यू हैव टू ओबे देम, यू हैव टू हेल्प देम आउट. ओके, दे कैन डू ऑल द थिंग्स ऑन देयर ओन. तो you have to be responsible at home, in school also, where school, college, whatever you're going, you have to be responsible over there. तुम स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए. ओके, टीपी करने के लिए नहीं. इट इज़ नॉट मेंट फॉर टाइम पास. वो एटीट्यूड आजकल के जनरेशन में डेवलप हो चुका है कि कॉलेज में सिर्फ टाइम पास करने जाना है, क्लास में पढ़ने जाना है. बट दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड. वहाँ पे जाके जो भी मैक्सिमम बेनिफिट तुम डिराइव कर सकते हो फॉर स्टडीज़, बिकॉज दोज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. करेक्ट, दैट इंस्टीट्यूट इज़ नॉट योर, उसमें बेस्ट पार्ट सिर्फ कैंटीन होता है सबके लिए, बट दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड. तो स्कूल्स या कॉलेजेस में जाके शुड ट्राई टू take the maximum benefit that you can. You can make use of the library, you can make use of your friends and teachers over there and try to get the best possible knowledge. Okay, so that your parents will be more having faith on you. Okay, they will अगर वो faith उनको आ गया कि हमारा बच्चा responsible है, हम उसको freedom देते लेकिन वो अपने freedom का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, तो naturally they will grant you the independence that you want. तुमको जो चाहिए वो freedom वो तुमको देंगे, तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे. So it is a give and take relationship. Okay, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल ना. कोई अगर तुम्हारी बात सुनता है तो तुमको अच्छा लगता है, फिर तुमको मन करेगा उस इंसान की बात सुनने का. इट इज़ द सेम वे व्हाट योर पेरेंट्स फील. Bluster your criticism is nothing but bluster is support your criticism of family, school and government with suggestions for practical improvement. Now what do you mean by this? तुम्हारे पास है ना हर चीज़ का, यू कैन बी व्हाट वी से, तुम लोग हर एक चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो कि नहीं ये ऐसा ही है, इसमें यही होना चाहिए था एंड ऑल व्हाटएवर यू से ना. सो प्लीज़ सपोर्ट इट विद अ प्रॉपर सजेशन कि अगर तुमको लगता है ये गलत है तो उसकी जगह सही क्या है, ये भी होना चाहिए, ये बताना चाहिए तुमको. भले वो फैमिली से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बात किया करो. जैसे हवे में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो, बहुत सारी इमेजिनेशन. एक तो तुम्हारी वाइल्ड होती है एज ग्रुप में, तो बहुत कुछ तुम इमेजिनरी बोल सकते हो, बट it should be practical. Then only it will be acceptable by the person in front of you. Then next to that is be as courteous and considerate to your own parents as you would be to the parents of your friends. Obvious है ना.
कि जब तुम्हारा फ्रेंड बोलता है ना कि मेरे मॉम डैड बहुत पक्का हुआ है, बहुत इरिटेट करते, बहुत ये करते वो करते, शायद तुमने उसके पेरेंट्स को देखा रहेगा, तो तुम बोलोगे नहीं रे, तेरी मम्मी तो इतना हेल्प करती है, इतना ये करती है, इतना वो करती है तेरे लिए। तो जितना कर्टसी मतलब अंडरस्टैंडिंग और तुम लोग कंसिडरेट हो उनके बारे में, बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पेरेंट्स, तो उतना ही कर्टसी और लव एंड अफेक्शन तो होता है। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट अफेक्शनेट टू योर पेरेंट्स, बट try to consider even your parents' emotions and their behavior and why they are behaving like that. Okay, so these are all suggestions, because adolescence में ये जो problems वो face करते हैं इसके solutions हैं indirectly. Then next to that is mental health in adolescence. Okay, तो adolescence पे ही है अभी भी हम लोग talking about it. Many of the emotional and social changes हो रहे होते हैं mental state में भी चेंजेस है, इमोशनल इसीलिए बोला है। तो दिस बोथ आर कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ। ओके, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड। सोशल चेंजेस होते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाता है, या लव ब्रेकअप हो जाता है, या फर्स्ट क्रश इज गोइंग अवे विद समवन। ओके, सो वट एवर इट इज, प्लीज टेक इट एज अ जोक। ओके, तो वट एवर इज हैपनिंग, दिस इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। ओके, तो तुम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज जो पीपल अडल्टहुड में फेस करते हैं, एक्चुअली उसकी बुनियाद एडोलेसेंस में ही शुरू हो जाती है। सो कोई डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहने लगता है, तो वही उसका एक नेचर बन जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, एंड या फिर some become too ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ। तो ये सब चीज़ें ना, ये जो नेचर की व्हाट वी से अलग अलग पहलू है, वो वहीं पे डेवलप होना शुरू होते हैं एडोलेसेंस एज ग्रुप में। बिकॉज उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुम्हारे लिए सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन योर अडल्ट लाइफ। द मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशन में इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि confusion, irritation, moodiness, frustration, less concentration, hyperactive होना, anger गुस्सा आना, तो effects on the lifestyle. ओके, तो अभी ये मेंटल डिस्टर्बेंस की कुछ सिम्टम्स बताए उन्होंने कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, ये सब सिम्टम्स से पता चलता है। बार बार गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, हाइपर एक्टिव हो रहे हो, एंड लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, क्योंकि इस एज ग्रुप में बहुत सारी दूसरी आदतें तुमको लग जाती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड। ओके, बिकॉज स्टाइल है, सब कुछ स्टाइल स्टेटमेंट है, तुम उसको एज अ स्टाइल फॉलो करने जाते हो, बट दैट लीड्स टू अ बैड लाइफ स्टाइल। ओके, एंड उसमें तुम लोग को क्या हो सकता है, तो यू कैन एंड अप विथ ओबेसिटी प्रॉब्लम, एडिक्शंस, एक्सीडेंट्स, बिकॉज ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हो सकते हैं। देखो, गलती से ही होता है, इट इज़ एन एक्सीडेंट, इसीलिए बोला गया इट्स नॉट मर्डर। ओके, बट वो तुम्हारा एक्सीडेंट, तुम्हारी गलती से हुआ एक्सीडेंट किसी की लाइफ या तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ओके, देन लीडिंग टू इल हेल्थ, योर हेल्थ कैन गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ योर bad lifestyle habits, going मतलब drinking, smoking and all, everything is included over here, correct? The mental illness in fact is in terms of different forms of depression हो सकता है, किसी भी चीज़ से डिप्रेस हो सकते हो तुम लोग, and it can lead to even insomnia, that is lack of sleep and loss of energy, because you किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता है तुम्हारा। Thus mental illness they are talking about over here is nothing but disorders या unfavorable changes जो हो रहे हैं in relation to your psychological या behavioral manifestations, मतलब तुम्हारे thinking process में जो changes आ रहे हैं या तुम्हारे behavior में जो changes आ रहे हैं, उसको उन्होंने क्लासीफाई किया है into two categories, psychosis and neurosis. When you talk about psychosis and neurosis, तो I would like to tell you some additional points related to this apart from the textbook. देखो, एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैंने बता दिया कि तुम लोग कंसेप्ट्स को समझते हो दैट आर रियल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग इज़ ऑल इमेजिनरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ मस्ट रियल। तो वो डेवलपमेंट तुम लोग का इस एज ग्रुप में मेंटल डेवलपमेंट में होता ही है। एंड नेक्स्ट टू दैट इज़ कॉन्क्रीट थिंकिंग में तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचते हो और डिसीजंस ले लेते हो, तो वो सब डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, क्योंकि कुछ डिसीजंस जहाँ पे तुमको एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना चाहिए तुम कॉन्क्रीट थिंकिंग कर लेते हो, गड़बड़ हो जाती है तुमसे। फिर नेक्स्ट टू दैट इज़ इफ़ आई टॉक अबाउट साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, तो साइकोसिस इज़ लाइक अ कंडीशन, मेंटल कंडीशन, जहाँ पे तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो फ्रॉम रियलिटी। ओके, तो साइकोसिस में
स्किज़ोफ्रेनिक टाइप कंडीशंस भी हो सकती है. Then it can be because of a health condition, it can be because of some drug abuse, or it can be some side effect of some medication. इसमें होगा क्या, साइकोसिस में तुमको डेल्यूशंस होंगे, फॉल्स बिलीफ. मतलब अगर एग्जांपल दूँ कि अगर तुमको कोई बोले कि ये रस्सी है सामने पड़ी हुई, तो भी नहीं, तुम बोलोगे ये स्नेक ही है, दैट इज़ अ डेल्यूशन. मतलब तुमको लगता है इसलिए तुम उसी को वैसा पकड़ के बैठे हो. देन हेलुसिनेशंस, मतलब अगर मैं बोलूँ कि सामने कुछ है ही नहीं, फिर भी तुम बोल रहे नहीं सामने स्नेक है, मतलब कुछ है ही नहीं फिर भी तुमको दिखाई दे रहा है, या कुछ बोला ही नहीं फिर भी सुनाई दे रहा है, दैट इज व्हाट इज हेलुसिनेशंस. जो है नहीं फिर भी फील होता है. देन एजिटेटेड रहना, चिड़चिड़े रहना. द पर्सन इस टाइप का जो होता है, जो साइकोसिस में जाता है, इज़ एक्चुअली नॉट अवेयर कि वो खुद क्या कर रहा है. ओके, एंड इन दैट ही इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ही इज़ नॉट इन हिज ओन कंट्रोल. देन वार्निंग साइंस क्या होते हैं ऑफ साइकोसिस, कि अगर पर्सन इज़ उसका परफॉर्मेंस जॉब में या कहीं और, मतलब अभी ये मैं सिर्फ अडोलेसेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ये सिम्टम्स हमको अडल्ट्स में भी दिख सकते हैं. तो उसका परफॉर्मेंस बुरा हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में या जॉब में, तो वी कैन डाउट रिगार्डिंग दिस. देन ट्रबल थिंकिंग है, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हर एक चीज़ पे शक लेता है, अनईजीनेस है, दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, सेल्फ हाइजीन पे, पर्सनल हाइजीन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, गंदा रह रहा है एकदम, लॉट ऑफ टाइम अकेला अकेला रहता है या रहती है. ओके, इट्स नॉट अ जेंडर बायस थिंग. देन इनअप्रोप्रिएट इमोशंस है, अपने फीलिंग्स बिल्कुल भी ह्यूमन लाइक फीलिंग्स नहीं है उसमें, वेरी रफ एंड अनअफेक्शनेट, ऐसे टाइप का जो सिम्टम्स दिखेगा, दैट इज़ रिलेटेड टू साइकोसिस. ओके, साइकोसिस ये कंडीशन तुम्हारे ब्रेन प्रोसेस को अफेक्ट करती है. सो इसकी वजह से तुमको रियल क्या है और तुम्हारा इमेजिनेशन क्या है इसमें फ़र्क नहीं समझता. देन बेसिकली साइकोसिस एक सिम्टम जैसा है, वो अपने आप में एक इलनेस नहीं है. साइकोसिस के अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ इलनेसेस आते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट इज न्यूरोसिस. ओके, द वर्ड दैट दे हैव यूज्ड. साइकोसिस मैंने वर्ड समझा दिया तुम लोग को. अभी नेक्स्ट आता है न्यूरोसिस. न्यूरोसिस फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पे डेल्यूशंस, हेलुसिनेशंस वगैरह कुछ नहीं होता है. ओके, ये माइल्ड मेंटल इलनेस है न्यूरोसिस कंपेयर टू साइकोसिस. साइकोसिस सीवियर है. ये यहाँ पे ना, हाँ, कभी कभी ऑर्गेनिक डिजीजेज हो सकती है, मतलब ब्रेन रीजन में, एंड यहाँ पे कभी कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकता है, बट टोटली लॉस ऑफ टच विद द रियलिटी नहीं होता है. दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम एंड ऑल. ओके, देन तो न्यूरोसिस इज माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर. ओके, एंड साइकोसिस इज एक्चुअली इंसेनिटी एंड मैडनेस की तरफ वो जा रहा है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ. दोनों को और भी थोड़ा अच्छी तरह से समझना है. तो न्यूरोसिस में मैंने बताया टच विथ रियलिटी है, तो क्या रियल है क्या इमेजिनरी है वो समझ में आता है. साइकोसिस में वो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहता है. देन पर्सनालिटी न्यूरोसिस में अफेक्ट नहीं होएगी बिकॉज ही नोज व्हाट इज गोइंग अराउंड, सो इज फाइन, एबल टू टेक जजमेंट्स एंड ऑल, इनसाइट, मतलब ही कैन जज द थिंग्स. डेल्यूजन्स नहीं है, हेलुसिनेशंस नहीं है, अपने काम, बिहेवियर सब कुछ प्रॉपरली कर रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ न्यूरोसिस. साइकोसिस में पर्सनालिटी ही अफेक्ट हो जाएगी और इरेशनल बिहेवियर दिखाने लगेगा, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन सब कुछ रहेगा, कुछ भी बड़बड़ेगा, बिहेवियर अब नॉर्मल रहेगा. दैट इज़ व्हाट इज साइकोसिस. ओके, साइको बोलते हैं ना हम लोग, बस दैट्स ऑल, वैसे ही याद रखना उसको. देन सो साइकोसिस में डेल्यूशंस है, हेलुसिनेशंस है, डिस्टर्ब थिंकिंग है. ओके, देन व्हाट वी से, साइकोसिस में कौन सी बीमारियां आ सकती है, तो अल्जाइमर्स. ओके, नाउ अल्जाइमर्स में मेमोरी लॉस होता है. फाइन. देन नेक्स्ट टू दैट इज दे हैव गिवन schizophrenia. So if I have to tell you in one word this diseases, तो जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ओके, अल्जाइमर्स तो मेमोरी लॉस है, मैंने बताया, उसमें अल्जाइमर्स हम सबको पता है. देन वहाँ पे ब्रेन सेल्स का कनेक्शन या सेल खुद ही ख़राब हो जाएंगे, उसकी वजह से ये होता है अल्जाइमर्स. फिर उसमें भी वही प्रॉब्लम होएगी ना, बिकॉज वो कुछ याद नहीं रख पाएगा तो कुछ भी बड़बड़ेगा, एनीथिंग. देन स्किज़ोफ्रेनिया में उसका पर्सनालिटी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा. ही विल फील एंड बिहेव इन टोटली वियर्ड मैनर. ओके, तो यहाँ पे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, उसका ब्रेन केमिस्ट्री, वो सब अफेक्ट हो जाता है. देन
स्किज़ोफ्रेनिया में अगेन टच ऑफ रियलिटी नहीं होता, तो कुछ भी बताता है, कैसे भी बिहेवियर करता है। देन नेक्स्ट टू दैट इज डिप्रेसिव साइकोसिस। डिप्रेसिव साइकोसिस में तुम लोग को एक्चुअली डिप्रेशन भी दिखेगा और साइकोसिस के सारे सिम्टम्स दिखेंगे। तो दिस इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडीशंस। देन नेक्स्ट टू दैट इज